नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार टीचर एग्जाम के लिए सबसे शानदार और सटीक एडिटोरिया का 5 ऑप्शन वाला न्यू प्रैक्टिस सेट आ गया है। इसका प्रैक्टिस मैं 3 तारीख से करवाऊंगा। थोड़ा समय इसलिए ले रहा हूं ताकि शानदार डिस्कशन करा सकूं और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वो अभी आपको बताऊँ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है नादिर शाह और महमूद शाह के बीच लड़ा गया था करनाल का युद्ध। दोस्तों जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड कोई भी अगर महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसे साथ में रिवाइज भी करते जाना है। जैसे यहाँ नादिर शाह आया तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। करनाल का युद्ध 1739 में लड़ा गया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है कि ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था। इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया था। अब अलाउद्दीन खिलजी से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है आनंद मठ में। अब आनंद मठ यहाँ आया है तो आनंद मठ के लेखक कौन है? तो ये ध्यान रखना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसे याद कैसे रखना है? तो देखिए यहाँ आनंद मठ है ना, यानी मठ यानी मीठा से रिलेट करें। ठीक है, तो कोई चीज़ मीठा है या तो तीखा, इसे पता कैसे करेंगे? तो चाट के यानी चटर्जी। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये जो सन्यासी विद्रोह है ये बंगाल में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1873 में हुआ था। अब सत्यशोधक समाज से इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक पुस्तक है गुलामगिरी, पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर है पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था। तो पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पट्टाभी सीतारामैया ये गांधी जी के तरफ से ये चुनाव लड़े थे और सुभाष चंद्र बोस ने इसे हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है 1826 में पारित किया गया था, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है जमान शाह ने दिया था। राणा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? जमान शाह ने। अब एक क्वेश्चन यहाँ इसी तरह और है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। तो अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है सर सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। अब यहाँ इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है जो यहाँ रिकॉल करेंगे। जैसे सबसे पहले भारत में रेल किसके समय चला था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय चला था 1853 में। और वो रेल कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने के बीच चला था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प नीति किसने लागू किया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। अब लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। दोस्तों तैयारी करने का बेहतर तरीका यही होता है कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़ें तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक साथ रिकॉल कर लेने चाहिए। इससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन भी दूर होता है और आपको याद भी रहता है। जैसे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में याद आया तो एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है कि भारत में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अच्छा, द्वैध शासन को लगाया किसने था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है NM जोशी ने किया था। ये क्वेश्चन सिंपल यही पूछा जाएगा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो है ना स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय थे। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अब लाला लाजपत राय से एक चीज़ आपको याद आना चाहिए कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय ने इन्हीं को लाठी खाने से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1922 में किया गया था। अब इससे इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये है ना, पूछा जाता है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक कौन है? कॉर्नवालिस को माना जाता है सिविल सेवा का जनक, अस्थाई बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस है। अब एक क्वेश्चन और है, ये पूछा जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई 1947 को। अब यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए ये तो प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई को, ठीक है, 1947 को, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकार कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होता है 18 जुलाई 1947। ये 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकार किया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय तिरंगा को कब राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को, ये ध्यान रखना है। 2 डेट यहाँ याद रखना है। देखिए, एक 22 जुलाई हो गया 1947, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ कि तिरंगा को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया, और 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है विंस्टन चर्चिल था। अब विंस्टन चर्चिल से आपको दिमाग में कुछ याद आ रहा है? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर इसी ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन को निम्नलिखित में से किसने उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहकर आलोचना की? तो इसका करेक्ट आंसर है गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1939 में मनाया था मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा जाता है कब हुआ? तो 1906 ईस्वी में हुआ था, ढाका में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और किया था किसने? सलीम उल्लाह और आगा खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गौवध निषिद्ध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1919 के अमृतसर अधिवेशन में, ठीक है। अब 1919 से एक चीज़ याद आपको आना चाहिए कि 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब इसका क्या है कि ईस्वी जानकारी होना चाहिए, जैसे कि C गोपालाचारी का योजना जो आया था 1944 में आया था, ठीक है, और वेबेल योजना 1945 में आया था, और माउंटबेटन योजना 1947 में, और कैबिनेट मिशन 1946 में, ठीक है। तो अब इसे क्रम में अगर सजाएंगे तो पहले आएगा 44, फिर 45, 46, 47, यानी कि 1 और 2, फिर 4, 3, 1, 2, 4, 3, तो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो इसका आंसर है स्टुटगार्ड में फहराया था, ठीक है। ये जर्मनी में है स्टुटगार्ड, ये ध्यान रखना है। यानी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि पहली बार विदेश में तिरंगा झंडा
किसने फहराया? तो मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था, ये ध्यान रखना है। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? मैडम भीखाजी कामा, ये जर्मनी में फहराया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है बनावली से। बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। अब इसी तरह एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? तो कालीबंगन से मिला था। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। और बनावली कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अथर्ववेद में मिलता है। मगध महाजनपद में वर्तमान में पटना और गया जिला शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी स्थिति के अनुसार पूर्व से, यानी पूर्व से इधर से पश्चिम की ओर व्यवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए पूर्व से पहले इधर से आइएगा, पूर्व से तो पहले अंग, मगध, कौशल और सबसे इधर है पश्चिम में मत्स्य। इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश का स्थापना हुआ था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। सोने का सिक्का सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। अब यहाँ क्या है, 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? अगर पूछे सबसे पहले तो कुषाणों ने, और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? तो कुषाणों ने ही चलाया था। और एक क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने चलाया? तो गुप्तों ने चलाया था। सर्वाधिक सोने का पूछेगा तो गुप्त शासकों ने चलाया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में रुपये का सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए, यानी गलत कौन सा है? जैसे कि हर्षवर्धन के साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, ये बिल्कुल सही है, ये कोई गुलामी उस समय नहीं था। और उसकी राजधानी कनौज थी, ये भी सही है। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये गलत है, क्योंकि सती प्रथा है ना हर्षवर्धन के प्रशासन में आम बात थी, यानी कि ये गलत कथन है। करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। जैसे कि मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किसके समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन, इसे तो वॉइस से रिलेट कर लेना है। ह्वेनसोंग हर्षवर्धन, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन, ये पूछा जाता है कई बार। और डायनोसियस जो आया था वो अशोक के समय आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 326 ईसा पूर्व में भारत पर इसने आक्रमण किया था सिकंदर ने। ठीक है, अब सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई ये भी महत्वपूर्ण है। बेबीलोन में हुआ था 323 ईसा पूर्व में, यानी देखिए 326 ईसा पूर्व में भारत पे अभियान किया था और 323 में, यानी 3 साल में ही फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिकंदर ने किस युद्ध में राजा पोरस को हराया था? इसे घुमाकर भी पूछा जाता है कि हेडास्पजीज का युद्ध या तो झेलम का युद्ध में सिकंदर ने किसको हराया था? तो राजा पोरस को हराया था। ऐसे फिर से समझिए कि सिकंदर ने राजा पोरस को हेडास्पजीज के युद्ध में झेलम नदी के किनारे हराया था। तो हेडास्पजीज का युद्ध कहते हैं या तो झेलम नदी के किनारे हराया था, इसलिए झेलम का भी युद्ध इसे कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट ने लिखा था। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले यह अनुमान किसने लगाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो आर्यभट्ट ने लगाया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस बार हस्ताक्षर किया था? किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1976 में किया था। अब ये एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? अप्सरा। इसका करेक्ट आंसर है अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। ठीक है, अब यहाँ दो तीन चीज़ यहाँ ये याद रखना है जो पूछा जाता है कि परमाणु विद्युत संयंत्र दे देगा और पूछेगा कहाँ है। जैसे काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र, काकरापारा कहाँ है? गुजरात में, ये ध्यान रखना है। रावत भाटा राजस्थान में है, रावत भाटा राजस्थान में। और नरौरा विद्युत संयंत्र कहाँ है? यूपी में। कैगा कर्नाटक में, और कलपक्कम तमिलनाडु में, ये ध्यान रखना है। देखिए रावत भाटा जैसे नाम से ही लगेगा ना, राजस्थान, ठीक है। काकरापारा गुजरात में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है जेनेवा में। आप देखिए दो तीन यहाँ इंपॉर्टेंट है जो कि एक साथ रिलेट कर लीजिए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में, WTO यानी कि श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में, एक WHO यानी कि स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ये तीनों एक साथ याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ILO, WHO और WTO तीनों का मुख्यालय जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है KR नारायण की समाधि स्थल है उदय भूमि। और एक क्वेश्चन ये इससे इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण थे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है ना वो है परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र है। अब एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ कि अब तक भारत में कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला है? तो याद रखना है 21 लोगों को परमवीर चक्र अभी तक मिला है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अभी करंट में पूछा जाएगा आपसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो 21 द्वीपों का नाम, क्योंकि 21 अभी तक परमवीर चक्र 21 लोगों को मिला है, तो इसी आधार पर 21 द्वीपों का नाम परमवीर विजेता जो है उसके नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों के समूहों में किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर से सीमा साझा करता है? ठीक है, अरब सागर से मिलता है। जैसे कि अगर मैप बनाएंगे, देखिए ये मैप बन गया, तो अरब सागर इधर है, ठीक है, इस साइड में। तो इधर कौन सा राज्य है उसे वो समुद्र अरब सागर से सीमा साझा करेगा? अब जैसे आंध्र प्रदेश, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश इधर है यहाँ, और पश्चिम बंगाल भी इधर है पूर्वी साइड में, तो ये अरब सागर से सीमा नहीं साझा करेगा, ये गलत हो गया। इसमें भी आंध्र प्रदेश आ गया, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया कर्नाटक, केरल और गुजरात। जैसे गुजरात यहाँ हो गया, कर्नाटक यहाँ होगा, केरल यहाँ होगा, यानी कि अरब सागर से सीमा साझा करता है कर्नाटक, केरल और गुजरात। मैप से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। और यहाँ मालूम है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ, जैसे कि ये जो पश्चिमी तट वाला एरिया है इसे कोंकण तट कहा जाता है, ठीक है। और ये जो तमिलनाडु, ये दक्षिण साइड वाला एरिया है, तमिलनाडु केरल, इसे कहा जाता है मालाबार तट। और ये इधर आंध्र प्रदेश का ये जो एरिया है इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो केचुआ किसानों के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है? तो इसको चेक करते हैं। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल जमीन उपजाऊ बनाती है, ये सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही है। और केचुए खरपतवार खाते हैं, खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ये गलत है। केचुए खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाते हैं जिससे ज़मीन हल्की होती है, ये भी सही है। और केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों में ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये सही है। यानी कि 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4 किस में? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ है, भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है कि भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता। यानी कि अगर कहानियाँ जो कहानी वाला अगर उसको बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसे क्या करता है ना, कल्पनाशीलता बनाता है और सृजनशीलता बनाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन प्रदान किया? तो इसका करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप को। देखिए, ब्लू फ्लैग प्रमाणन का मतलब होता है कि वो समुद्र तट जो कि सुरक्षा की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हो, अच्छा हो, ठीक है, उसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन, डेनमार्क का है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में अभी तक कुल कितने ब्लू फ्लैग समुद्र तट है? तो 12 है, इसे ध्यान रखना है, 12, 12, 1 दर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो ये महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? देखिए, यह योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली के मिशन के तहत शुरू हुई, ये सही है। ये जो हर घर गंगा जल योजना है ये जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ही शुरू हुआ था और इसका पहला चरण राजगीर में शुरू किया गया तथा दूसरा चरण नवादा में शुरू हुआ, ये भी सही है। और इसके प्रत्येक लाभार्थी को पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल प्राप्त होगा, ये भी सही है। यानी कि इसमें पूछा कौन कथन सही नहीं है, तो सही तो सभी है, तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कि ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में, ठीक है। ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन, देखिए ड्रोन ऊपर से चलती है, ठीक है, ऊपर से। अब इसे याद कैसे रखना है ये समझना है। देखिए, ड्रोन ऊपर से दवाइयाँ गिराएगा, यानी कि मेघा क्या, बादल भी ऊपर से गिरता है, ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर लेना है ड्रोन से, यानी कि ऊपर मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु में। देखिए, इस तरह के 3 क्वेश्चन है जो कि आपको कन्फ्यूजन कर देगा, याद करने के बाद भी वहाँ गलती कर सकते हैं, इसलिए तीनों को एक साथ समझिए। यहाँ पर देखिए, एक है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ठीक है, तो ये है बेंगलुरु में, और एक है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी में समानता, समान, वो है हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में, जो कि संत रामानुजाचार्य से संबंधित है। संत रामानुजाचार्य क्या है कि समानता का विचार को आगे बढ़ाया था, इसलिए रामानुजाचार्य की याद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बनाया गया हैदराबाद में। अब एक है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, वो है नाथ द्वार में, राजस्थान में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ नाथ द्वार राजस्थान में है। एक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि केवड़िया गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से की जो मूर्ति है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है व्लादिमीर जेलेंस्की को, यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की है, रूस के आक्रमण का ज़बरदस्त और मुंहतोड़ जवाब दिया था, इसलिए इसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया जेलेंस्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं?
और पशुओं की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, सिर्फ पौधों में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन क्या है, तो जीन क्या है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। इसका करेक्ट आंसर है ए। अब यहाँ जीन आया तो जीन का खोज किसने किया था, तो जीन का खोज जोहानसन ने किया था, जीन जोहानसन, ऐसे रिलेट कर लेना, जीन जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है माइटोसिस। किस कोशिका, तो माइटोसिस कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का विचार प्रतिपादित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है लेमार्क ने किया था। देखिए उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत जो दिया था लेमार्क ने दिया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था, ये ध्यान रखना है। प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है जीभ का पिछला भाग। जैसे जब अचार खाइएगा ना तब आपको महसूस होगा कि सबसे ज़्यादा कड़वाहट कहाँ लगता है ना, तो जीभ के पिछले भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे एनटीसी में पूछा गया था कि कड़वाहट के लिए जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो ये ध्यान रखना है जीभ का पिछला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 5 से 6 लीटर होता है। अब यहाँ रक्त आया, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला सेक्स हार्मोन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजेन जो है वो महिला सेक्स हार्मोन है। अगर पुरुष सेक्स हार्मोन क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड तथा कोलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है जलजन्य रोगों के, यानी कि जल से होने वाला रोग है टाइफाइड और कोलरा, यानी कि दूषित जल का उपयोग करेंगे तो ये दोनों बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है फास्फोलिपिड्स से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बीच क्या अंतर है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि मूल इकाइयाँ माप की मूलभूत इकाइयाँ हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाइयाँ मूल इकाइयों के संयोजन से बनता है, ठीक है। और यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूल इकाई है कितना, तो वो 7 है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड वो प्रकाश का भी चाल है। इसका मतलब ये होता है कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग है ना वो प्रकाश की वेग से ही गति करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना वो मतलब इसको संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसका ये खास गुण है कि ये निर्वात में भी संचारित होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु अस्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक अस्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक उस पर असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। तो ये न्यूटन का पहला नियम है कि कोई वस्तु अगर अस्थिर है तो अस्थिर ही रहेगी और गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। तो ये न्यूटन का पहला नियम है और न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि घर्षण सदैव वस्तु के गति का विरोध करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बंद पात्र में गैस है तो गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे दाब भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दृश्य प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? बैगनी का, ठीक है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 कि किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आयाम को प्रभावित कर सकता है। यानी कि किसी वस्तु का जो आकार है उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि आवृत्ति और आयाम दोनों को प्रभावित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि ध्वनि आया है, ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है, ये ध्यान रखना है। ध्वनि मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऊष्मा गतिकी का पहला नियम लागू होता है, जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम यह है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन लवण में रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण उदासीन प्रकृति का होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन धनात्मक आवेश होता है। ये न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, यानी इसका आंसर हो गया केवल 3, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो जे थॉमसन ने किया था। अब प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन का चैडविक, ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से कौन रूप एंटी पार्टिकल होता है? इलेक्ट्रॉन का कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन को खोज किसने किया था? एंडरसन, ये ध्यान रखना है। इसे याद ऐसे रखना है, पाउडर यानी पॉजिट्रॉन एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि केंद्र द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरास्पर। ये फ्लोरास्पर जो है कैल्शियम धातु का अयस्क है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि डोलामाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क है, ये ध्यान रखना है। डोलामाइट कैल्शियम का ही अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एसिटिक अम्ल, यानी सिरके का रासायनिक नाम अगर पूछेगा तो एसिटिक अम्ल ही होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये जो बार बार पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वायु में सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना है। नाइट्रोजन होता है 78% और दूसरे नंबर पर होता है ऑक्सीजन 21% और तीसरे नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी पूछा जाता है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 280 में है, ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये हो गया, अब वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है, लेकिन राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 के आई में है, ये ध्यान रखना है। इसे याद ऐसे रखना है, देखिए राज्य वाला आई वित्त आयोग, आई आयोग वित्त आयोग का गठन 243 के आई में है, ठीक है। अब यहाँ एक दो चीज़ और ध्यान रखना है कि जो वित्त आयोग का गठन है, केंद्र वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसे जोड़ा गया था, ठीक है। ये 4 भाषा है, लिखा हुआ कैसे देखिए, संथाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो, ठीक है। लेकिन इसे आप याद करने के लिए ऐसे इसको सजाइए, देखिए बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली।
बोडो डोंगरी, मैथिली संथाली, 4 भाषा है जो 2003 में जोड़ा गया था। पहले इसको अच्छे से समझिए फिर से। देखिए, मूल संविधान में 8 भाषा था, ठीक है, 14 भाषा था। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषा था और 8 भाषा बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। कब कब जोड़ा गया ये पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला जो 14 के बाद हुआ था, पहला भाषा 1967 में जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को, ठीक है। ये तो डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, तो 1967 में जोड़ा गया था, ईस्वी पूछा था, ठीक है। तो आपको ऐसे रिलेट करके रखना है, सिंधी 67 1967 में जोड़ा गया था। देखिए, टोटल 8 भाषा जोड़ा गया था, एक हो गया यहाँ। फिर 1992 में जोड़ा गया 3 भाषा को, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसे याद रखना है, इसे नमक। 1992 में नमक को जोड़ा गया था, यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब हो गया 4। अब बाकी 4 भाषा जो है 2003 में जोड़ा गया था। कौन? बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। अब ऐसे याद रखना है इसको। इसका करेक्ट आंसर हो गया केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 358 में ये दिया हुआ है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 जो है ना स्वतः निलंबित हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखिए कि आपात उपबंध जो पूछा जाता है क्वेश्चन, कि आपात उपबंध किस भाग में है, तो भाग 18 में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास आप अपील कर सकते हैं मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है। अब यहाँ 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कि जो सुनवाई जो करता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत इसका सुनवाई करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करेगा? तो अनुच्छेद 226 के तहत। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो यही है आंसर इसका, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है हाई कोर्ट। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? मतलब नियुक्त तो राज्यपाल करेगा लेकिन उसे हटा नहीं सकता राज्यपाल, वो हटाने के लिए वो राष्ट्रपति ही हटा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो दोनों का संयुक्त बैठक जो बुलाता है ना राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है, ठीक है। अब बुलाता है राष्ट्रपति और अनुच्छेद 108 है। अब है कि दोनों जो संयुक्त बैठक होता है लोकसभा राज्यसभा की, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मूल उद्देश्य था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब पंचायती राज यहाँ आया तो इससे रिलेटेड जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे रिकॉल कर लीजिए। जैसे पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान में लागू किया गया था। और वर्तमान में जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो कैसी है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने दिया था। और द्विस्तरीय का दिया था अशोक मेहता ने। ये ध्यान रखना है। और पंचायत का गठन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? देखिए 1967 में जोड़ा गया था सिंधी, 92 में नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 2003 में जोड़ा गया था। आपको याद ऐसे करना है कि बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषा है। अब इसमें देखिए कौन नहीं है? 2003 में बोडो डोंगरी, देखिए डोंगरी है और मैथिली संथाली ये है। और ये नहीं है, 2003 में ये नहीं है। बोडो था लेकिन नेपाली नहीं, नेपाली यानी नमक 1992 में जोड़ा गया था इसको, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, ये 2003 में नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर है पीवी नरसिम्हा राव, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत कथन है? तो देखिए पहले पढ़ते हैं इसको। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, ये सही है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत को परिवर्तन मतलब इसका आप सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत का। ठीक है, और मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं जैसे अनुच्छेद 19, और जबकि राज्य के निर्देशक जो तत्व है वो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों सही है, इसका आंसर हो गया, इनमें से कोई नहीं गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रख लीजिए कि जैसे मौलिक अधिकार आया तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, और ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो आया ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना गांधी जी के जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था, 2 अक्टूबर 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की कुल आबादी का लगभग 55% पूर्ण गरीबी में जीवित है, क्योंकि कि बिहार में मौजूदा और संभावित दोनों तरह के प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, ये सही है। बिहार में सबसे अधिक प्रजनन दर है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे। ठीक है, अब यहाँ 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो ये कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ये हो गया। और देखिए ये पूछा जाता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? ठीक है, ये तीनों के बारे में पूछा जाता है, तो इसको ऐसे याद रखिए। देखिए द्रविड़, इसको बोलना है द्रविड़ यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। यहाँ बोलना है भीरू यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से। और यहाँ बोलना है राज यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रति वर्ष 1.97 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय MSE क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू करता है? यानी MS यानी कि माइक्रो स्मॉल। अब ऑप्शन में देखिए MS यहाँ है ना, इसका करेक्ट आंसर यही है MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जब अनलिनो का प्रभाव होता है तो निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के दक्षिण पूर्व किधर हो गया? ये दक्षिण पूर्व इधर है ना, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 कि निम्नलिखित राज्य और उससे जुड़े जनजाति का मिलान असत्य है। तो इसको चेक करें, जैसे कि भील असत्य पूछ रहा है ना, कौन गलत है? तो भील जो है ना कर्नाटक में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है, कर्नाटक में पाया जाता है भील। और खासी, गारो खासी जानते हैं, ये मेघालय में पाया जाता है। ये टोड जो है ना, टोड जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है, केरल में नहीं है ये। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील है, ये ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार 5 राज्यों में जनजातीय समुदाय नहीं पाया गया था। ठीक है, वो 5 राज्य है पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पुदुचेरी। ऐसे याद रखिए, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पुदुचेरी। तो ऑप्शन में इसमें कहाँ है, हरियाणा है यहाँ। अब जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती है, अब दिल्ली भी है, पंजाब भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका दोस्तों इसका आंसर हमको ये लग रहा है गलत है ऑप्शन के अनुसार। क्या कि केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर होना चाहिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। और ऐसे फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो 2011 के जनगणना के अनुसार 5 राज्यों में जनजातीय समुदाय नहीं पाया गया था, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में आने वाली सबसे पहला प्रजाति समूह कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है निग्रो जनजाति सबसे पहले भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2021 के अनुसार भारत में जनजातियों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। यहाँ 2011 होना चाहिए। तो सही क्रम यानी कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील है। पहले भील है, दूसरे नंबर पे गोंड है और तीसरे पे संथाल है। ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी जनजाति भील, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड और तीसरी संथाल। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर करंट अफेयर में पूछा जाए आपसे कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल से 3 जिला सीमा साझा करता है, ये ध्यान रखना है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अब ऑप्शन में देखते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अब देखिए कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन ही गलत है। जो 4 स्वर्णिम चतुर्भुज है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसको यहाँ कोलकाता कर दीजिए तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता, ये ध्यान रखना है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है। ठीक है, और जैसे यहाँ ऑप्शन ए में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो यहाँ दिल्ली कर दीजिएगा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी सिंपल समझ लीजिए कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1,44,634 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत होती है। तो चाय उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं काम करती है। अब एक क्वेश्चन यही है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है। स्टील मैन ऑफ इंडिया, तो आपको लग रहा होगा कि रतन टाटा, लेकिन इसका आंसर है जमशेद जे ईरानी, ये ध्यान रखना है। स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जे ईरानी को कहा जाता है। अच्छा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो सेल की स्थापना हुआ था 1974 में। सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित से कितने देशों के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। अब यहाँ 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि भारत कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो 9 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है, जिसमें स्थलीय है 7 और जलीय सीमा के साथ दो देश के साथ सीमा साझा करता है, वो श्रीलंका और मालदीव है, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, स्थलीय सीमा से पूछेगा तो 7 है, और जलीय सीमा से 2 देश के साथ सीमा साझा करता है, और टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए जलीय सीमा से है श्रीलंका और मालदीव, और स्थलीय सीमा से कौन कौन सा है 7 देश, तो उसको भी देखते हैं। देखिए है वो बांग्लादेश, 7 देश है वो जो कि स्थलीय से सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, 4 हो गया, और 3 है म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। देखिए भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, तो ये 7 देश है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए सिंपल में याद रखना है, बचपन में MBA। देखिए बचपन हो गया, और M यानी म्यांमार, B भूटान, A अफगानिस्तान, यानी कि में साइलेंट रखना है, तो बचपन में MBA यानी कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, MBA म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ऐसे याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों को कितने प्रदेशों में विभाजित किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 15 प्रदेशों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से थोरियम उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी क्षेत्र कौन सा है, तो थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केरल में, ये ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो गया C केरल। अब केरल इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इससे कई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अब थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन पूछ दिया तो केरल हो गया आंसर। अगर आपसे पूछे कि रबर का सबसे अधिक उत्पादन, तो भी केरल आंसर होगा। तो ऐसे समझिए कि थोरियम, रबर, मसाला और काजू, ये चारों में ना 1 नंबर में है केरल, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केरल में, थोरियम, रबर, मसाला और काजू। और केरल से एक क्वेश्चन ये है कि सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल है। और सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो केरल है, ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है मौर्य वंश ने किया था। और आज का क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो